हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि एसबीआई किस चीज़ को लेकर के मशहूर है या फिर किस चीज़ को लेकर के बदनाम है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि एसबीआई किस चीज़ को लेकर के बदनाम और किस चीज़ को लेकर के मशहूर है। क्योंकि अब तो इस पर मीम्स भी बन रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे वीडियोज़ बन रहे हैं एसबीआई को लेकर के कि मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि एसबीआई क्यों बदनाम है, किस चीज को लेकर के बदनाम है। तो ये आप लोगों से अगर मैं पूछूं तो आप लोग बता देंगे कि काउंटर टू काउंटर दौड़ाने में मशहूर है एसबीआई, कि इस काउंटर पे जाइए, उस काउंटर पे जाइए, यहाँ पे इस काउंटर पे आपका काम नहीं होगा, काउंटर नंबर 2 पे जाइए, काउंटर नंबर 3 पे जाइए, काउंटर नंबर 1 पे जाइए। इस तरह से दौड़ाने में मशहूर है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं आजकल मीम्स देख रहा हूँ तो मीम्स में भी ये सब आ रहे हैं। और लोगों के मैं जब कमेंट्स पढ़ता हूँ या फिर लोगों की जो बातें हैं वो सुनता हूँ तो उससे भी पता चलता है। तो खैर, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हम में से लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि एसबीआई बदनाम है तो सिर्फ इसी वजह से कि काम नहीं होता एसबीआई के ब्रांच में जल्दी और काउंटर टू काउंटर दौड़ाया जाता है। तो काम न करने के मामले में एसबीआई को जाना जाता है कि एसबीआई के ब्रांच में जल्दी से काम नहीं हो पाता है कस्टमर का, कस्टमर परेशान होते हैं और खूब दौड़ते हैं। तो इस बात को लेकर के मैं अक्सर सोचा करता था कि लोग आखिर क्यों सिर्फ एसबीआई के ही पीछे पड़े हुए हैं, क्यों सिर्फ एसबीआई को ही बदनाम किया जा रहा है और क्यों सिर्फ एसबीआई ही इस बात को लेकर के मशहूर है कि एसबीआई के ब्रांच में जल्दी से कस्टमर का काम नहीं हो पाता और कस्टमर को खूब दौड़ाया जाता है। जबकि जो मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों का ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा, कि ये हाल तो ज्यादातर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस का है। मतलब कि ज्यादातर सरकारी बैंकों की ब्रांच का यही हाल है जो एसबीआई का है। लेकिन बदनाम सिर्फ एसबीआई ही क्यों हो रहा है? तो इसकी वजह मेरे ख्याल से ये है कि एसबीआई की ब्रांचेस सभी बैंकों की ब्रांचेस से ज्यादा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, सभी बैंकों की ब्रांचेस से ज्यादा ब्रांचेस है एसबीआई की। तो एसबीआई के कस्टमर्स भी हर बैंक से ज्यादा हैं। तो इसीलिए जो है एसबीआई को इस मामले में मशहूर किया गया है या फिर बदनाम किया गया है ज्यादा। और बाकी बैंकों की ब्रांचेस कम हैं, बाकी बैंकों के कस्टमर्स एसबीआई के कंपैरिजन में कम हैं। तो बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, सरकारी बैंक है, वो छूट गए हैं, नहीं तो वो भी कम नहीं है, वो इस मामले में एसबीआई से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैंने खुद भी देखा हुआ है, खुद भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, और आप लोगों में से भी ज्यादातर लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। तो प्लीज, अगर आपका ऐसा खराब एक्सपीरियंस हो किसी बैंक के साथ में, किसी सरकारी बैंक के साथ में, तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम सब लोगों को इन सब के बारे में पता चल सके। तो ये मुझे पहले से पता था कि एसबीआई ही सिर्फ जो है ऐसा नहीं करता है कि हमें दौड़ाता है, काउंटर टू काउंटर भेजता है, हमारा काम नहीं करता है। जबकि मेरा तो एसबीआई के साथ में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ एसबीआई के ब्रांचेस में खराब एक्सपीरियंस रहा है, तो कुछ एसबीआई के ब्रांचेस में अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कुछ सरकारी बैंकों की ब्रांचेस में इससे खराब एक्सपीरियंस किया है। मेरा जो अनुभव है कुछ सरकारी बैंकों के ब्रांचेस को लेकर के, वो इससे भी खराब रहा है। जैसे कि मेरे यहाँ का जो यूनियन बैंक का ब्रांच था, मैं वहां पे कई बार विजिट कर चुका था सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए, लेकिन वो लोग दे नहीं रहे थे। खैर, उसको मैंने किसी न किसी तरह से हासिल किया, बहुत जोर जबरदस्ती करने पर वो जो है मुझे मिला और मैंने वहां पे अकाउंट ओपन कराया। इसके अलावा भी मैंने जो है एक्सपीरियंस किया हुआ है जो दूसरे पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स हैं उनकी ब्रांचेस में, जो दूसरे सरकारी बैंकों की ब्रांचेस में मैंने काफी ज्यादा झेला हुआ है, देखा है कि कैसे वो लोग दौड़ाते हैं। मैं पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांच में एक बार गया था अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो वहां पे मेरा अकाउंट ओपन करने से मना कर दिया गया था, या वो लोग जो है बहाना बना रहे थे, एक्सक्यूजेस दे रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक हैं, मैं किन किन बैंकों का नाम लूं, यहाँ पे काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो बहरहाल, मैं इस वीडियो में अपना एक रिसेंट का, मतलब हाल फिलहाल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं एक पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच का। और ये कोई छोटा मोटा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत माना जाना है, बड़ा बैंक है, जिसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन एक बात मैं पहले ही आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं कि देखिए, ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि ब्रांच में जो काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, जो स्टाफ हैं, वो कैसे, उनका नेचर कैसा है। अगर वो कामचोर होंगे, लापरवाह होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका एक्सपीरियंस भी बेकार ही रहेगा। जब आप काम करवाने के लिए जाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, या फिर वो लापरवाही के चलते काम नहीं होगा, या फिर काम चोरी के चलते काम नहीं होगा।
तो ये ब्रांच टू ब्रांच डिपेंड करता है कि ब्रांच में जो काम करने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। अगर वो लोग अच्छे हैं, काम करने में मेहनती हैं, काम अपना जो ईमानदारी के साथ करते हैं, तब तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। तो मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो है रिसेंट का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो आइए सीधा जो है टॉपिक पे हम जो है बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने एक हाल फिलहाल में वीडियो बनाया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से मुझे एक नोटिस आया था केवाईसी के लिए, केवाईसी अपडेट कराने के लिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसके लिए मुझे जो है नोटिस भेजा, पहले ही बता दिया कि आपका अकाउंट आप जो है आकर के एक्टिवेट करा लीजिए, केवाईसी करा लीजिए, उसको चालू करा लीजिए। तो मैं वही जो है जो नोटिस आया था वो लेकर के अपने ब्रांच पे चला गया और बाकी जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स थे उनकी कॉपीज के साथ में, बाकायदा अपने पासपोर्ट साइज फोटो के साथ में, पेन के साथ में, पूरी तैयारी के साथ में मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में चला गया। तो जब मैंने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच पे विजिट किया और वहाँ पे जो स्टाफ थे जो केवाईसी के काम को देखते हैं उनसे मैंने बात की, तो उनको मैंने दिखाया भी कि नोटिस आया है। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए कि केवाईसी फॉर्म लीजिए, केवाईसी फॉर्म फिल करके और मुझे दे दीजिए, उसके बाद आपका केवाईसी अपडेट हो जाएगा। और डोरमेंट अकाउंट का भी फॉर्म साथ में मिलता है, तो वो फॉर्म भी फिल करना होता है। तो उन्होंने बता दिया था कि आप जो है फॉर्म फिल करके मुझे दे दीजिए, आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मैंने सबसे पहले तो केवाईसी फॉर्म ले लिया, केवाईसी फॉर्म को फिल किया। काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगा क्योंकि काफ़ी बड़ा था केवाईसी फॉर्म। मैंने आपको दिखा भी रखा है वीडियो में, तो वो मैं वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा, आई बटन चेक करिएगा, वीडियो मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी वो वीडियो मिल जाएगा। तो मैंने पूरा केवाईसी फॉर्म सबसे पहले तो फिल किया और फिल करने के बाद जो भी अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी थे उसके साथ में अटैच करना वो सब अटैच किया, फोटो वगैरह चिपकाया, सब कुछ पूरा काम कंप्लीट करके दे दिया। फिर उन्होंने बता दिया कि कहाँ कहाँ पे मुझे सिग्नेचर करना है। मैंने सब सिग्नेचर्स वगैरह करके उनको जैसे ही सौंपा, उन्होंने कहा कि देखिए आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, जबकि मेरा जो अकाउंट है वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसको आप कह सकते हैं कि BSBDA, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत आता है। तो वो वाला मेरा अकाउंट है, वो मैं आपको कभी दिखा भी दूंगा। जब मैं डेबिट कार्ड अप्लाई करता हूं तो सिर्फ एक ही डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है और वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना वाला डेबिट कार्ड। वो रुपे नेटवर्क के साथ में आता है, क्लासिक डेबिट कार्ड है। तो सिर्फ उसी डेबिट कार्ड का ऑप्शन आता है, जिससे मुझे ये समझ आ गया था कि मेरा जो अकाउंट है वो जीरो बैलेंस अकाउंट है, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट है। तो खैर जब मैंने ब्रांच विजिट किया था तो मैंने जो है सिर्फ केवाईसी के काम से ब्रांच नहीं विजिट किया था, मेरे कुछ और भी काम थे। जैसे कि मुझे एड्रेस चेंज कराना था, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो चेंज कराना था, क्योंकि वो बहुत ही पुराना एड्रेस है और उस एड्रेस पे मैं रहता नहीं हूँ, वो मेरे हॉस्टल का एड्रेस था। तो मैंने सोचा कि जब केवाईसी होगा तो उसको भी मैं अपडेट करा करके चेंज करा लूँगा और जो मेरा अभी फिलहाल का करंट एड्रेस है वो मैं जो है उसको बदलवा करके कम्युनिकेशन एड्रेस करवा लूँगा। इसके अलावा मुझे अपना पासबुक भी चेंज कराना था, क्योंकि पासबुक भी बहुत पुराना था और जो आजकल के नए पासबुक आते हैं उनमें स्कैन एंड प्रिंट का ऑप्शन होता है, QR कोड होता है। तो वो जो है मेरे पासबुक में सुविधा नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पासबुक भी अपना चेंज करा लूँगा। तो मतलब कि मैंने ब्रांच विजिट किया था केवाईसी के अलावा और भी कुछ कामों के लिए। तो जब मैंने अपना केवाईसी फॉर्म पूरा फिल करके अच्छी तरह से फोटो वगैरह सब कुछ अटैच करके और अपने केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स की जो कॉपीज थी उनको अटैच करके पूरा काम कंप्लीट करके जैसे ही जो है ब्रांच पे सबमिट किया, स्टाफ को दिया, तो उन्होंने चेक किया मेरा अकाउंट और कहा कि इसमें तो बैलेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इसमें बैलेंस डिपॉजिट करिए, कुछ बैलेंस डालिए। तो मैंने पूछा कि कितना, तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपये इसमें जरूरी है, 1000 रुपये इसमें आप डाल दीजिए पैसे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं डिपॉजिट कर देता हूं। तो मैंने तुरंत ही हाथों हाथ जो है डिपॉजिट कर दिया अपने खाते में पैसे। तो जब डिपॉजिट कर दिया उसके बाद मैंने उनसे कहा, रिक्वेस्ट किया कि अब आप ये फॉर्म जो केवाईसी फॉर्म सबमिट कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये अभी नहीं होगा, बल्कि 2 दिन के बाद होगा। अभी आपने जो पैसे जमा किए अपने खाते में तो 2 दिन के बाद आइएगा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है अब 2 दिन के बाद आते हैं। तो जिस टाइम पे मैं अपना केवाईसी का फॉर्म सबमिट कर रहा था तो उस टाइम पे मैंने स्टाफ को बताया जिनको मैं केवाईसी का फॉर्म दे रहा था कि मुझे अपने अकाउंट का जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस, उसको अपडेट भी करना है, चेंज भी करना है और एड्रेस वही रहेगा जो मेरे आधार का एड्रेस है। और मैंने उसको जो है फिल भी कर रखा है केवाईसी फॉर्म के अंदर, कम्युनिकेशन एड्रेस में मैंने उसको फिल कर रखा है। तो आप जो है एड्रेस भी चेंज कर दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अब जो है आप 2 दिन के बाद आइएगा, ये केवाईसी का फॉर्म आपका 2 दिन के बाद जमा होगा, अभी सबमिट नहीं कर सकते हैं, अभी आपने डिपॉजिट कर लिया तो आप 2 दिन वेट करिए। इसके अलावा मैंने उनको ये भी बताया था कि मुझे अपना जो है पासबुक भी चेंज कराना है। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बाद में होगा, जब जो है केवाईसी आपका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सब कुछ केवाईसी अपडेट होने के बाद होगा। पहले केवाईसी अपडेट होगा, फिर उसके बाद जो है आपका
जो एड्रेस है वो अपडेट होगा अकाउंट से, उसको चेंज किया जाएगा। उसके बाद आपको पासबुक मिलेगा, क्योंकि अगर आप पहले ही पासबुक ले लेते हैं तो पुराना वाला एड्रेस आपके पासबुक पे आएगा। तो आप जो है पासबुक बाद में ले लीजिएगा, जब आपका एड्रेस आपके अकाउंट में अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे आप जो है पासबुक ले लीजिएगा। तो उस टाइम पे आपको सब कुछ नया मिलेगा, मतलब पासबुक में आपको एड्रेस भी चेंज मिलेगा, बदला हुआ अपडेटेड एड्रेस मिलेगा। और अभी के टाइम में अगर आप पासबुक लेते हैं तो आपको पुराना वाला जो है एड्रेस आपके पासबुक पे मिलेगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 दिन बाद मैं आता हूँ। तो 2 दिन बाद में गया, तो 2 दिन बाद उन्होंने सिर्फ KYC का जो फॉर्म था वो सबमिट किया। मैंने कहा कि मेरा जो एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस, वो तो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि मैंने KYC फॉर्म सबमिट किया है और उसमें मैंने अपने एड्रेस की पूरी डिटेल्स भी दे रखी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इससे नहीं होता है, KYC फॉर्म से नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म देना होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म आता है। मैंने कहा कि अलग से फॉर्म आता है तो आपको पहले बताना चाहिए था। तो कहा कि नहीं, अब ये KYC जो है ये होने में 2 दिन लगेगा, उसके बाद आप आइएगा, तब जो है आपका एड्रेस चेंज किया जाएगा, और जब एड्रेस चेंज हो जाएगा तब आपको पासबुक मिलेगा। मैंने कहा कि ठीक है, फिर तो बाद में आते हैं। तो खैर मैंने अपना KYC फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया, जमा कर दिया, और मेरा अकाउंट एक्टिवेट भी हो गया, चालू हो गया। तो खैर उसके 2-3 दिनों के बाद मैंने ब्रांच दोबारा से विजिट किया, लेकिन उस दिन जब मैंने ब्रांच विजिट किया तो देखा कि कुछ स्टाफ कम थे और जो ब्रांच के मैनेजर थे वो भी नहीं आए थे। लेकिन जो काम कर रहे थे मेरा, या फिर जिनके जिम्मे ये सारे काम थे, वो मौजूद थे। तो सबसे पहले तो मैंने एक एम्प्लॉय से एड्रेस अपडेट करने का फॉर्म मांगा, या फिर एड्रेस चेंज करने का फॉर्म आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद कि कोई फॉर्म आता होगा कि अकाउंट का एड्रेस चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए अलग से फॉर्म बैंक ने बना रखा हो। तो उन्होंने मुझे एक ब्लैंक पेपर दे दिया जिसके दूसरे साइड पे कुछ लिखा हुआ था, प्रिंट था। तो मैंने पूछा उनसे कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा है कि आप ऐसा करिए कि जो ब्लैंक साइड है उस साइड पे एक एप्लीकेशन लिखिए, आवेदन लिखिए। तो मैंने एप्लीकेशन लिख करके अच्छी तरह से उसमें अपनी पूरी डिटेल्स वगैरह कि मुझे जो है अपने अकाउंट का जो कम्युनिकेशन एड्रेस है वो चेंज करना है, अपडेट करना है, उसमें पूरी डिटेल्स मैंने लिख दी थी। और साथ ही जो KYC डॉक्यूमेंट की कॉपी थी, जैसे कि आधार की कॉपी, वो भी मैंने उसके साथ में अटैच कर दी और अपने सिग्नेचर करके। और जैसे ही मैं सबमिट करने के लिए स्टाफ के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा कि आज नहीं होगा काम आपका, हम जो है इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं, आप बाद में आइएगा, आज के बाद कभी कल या परसों आइएगा, क्योंकि आज जो स्टाफ कम है तो इसकी वजह से हम आपका फॉर्म नहीं ले सकते। तो मैंने कहा कि सर, इससे पहले भी मैं 2 बार आ चुका हूँ, और एक एक काम के लिए अलग अलग बार क्या आना ज़रूरी है क्या, एक साथ मेरा सारा काम नहीं हो सकता है। तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि आप कितनी बार ब्रांच आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं 2 बार तो आ चुका हूँ। एक बार जब मैं KYC कराने के लिए आया तो उस दिन KYC नहीं हुआ, आपने कहा कि पहले आप अपने अकाउंट में पैसे जमा करिए, तो उस दिन मैंने पैसे जमा किए और आपने कहा कि 2 दिन बाद अब आइएगा। फिर 2 दिन बाद में आया तो आपने KYC का फॉर्म सबमिट किया, और उसके बाद आपने फिर बुलाया कि अब जो है 2-3 दिनों के बाद आइएगा, जब KYC अपडेट हो जाए तब आप जो है आइएगा, आपका एड्रेस तब अपडेट किया जाएगा और उसके बाद आपको पासबुक मिलेगा। तो मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज नहीं हो पाएगा, आज स्टाफ भी कम है, आप खुद देख लीजिए। मैंने कहा उससे क्या होता है, उसमें हमारी क्या गलती है, हम ग्राहकों की क्या गलती है, कस्टमर्स की क्या गलती है कि बैंक के स्टाफ नहीं आए। अगर बैंक के स्टाफ नहीं आए हैं तो वो तो बैंक की गलती है ना। ब्रांच खुला हुआ है तो किस लिए खुला है, काम करने के लिए खुला है। तो मैंने जो उनको समझाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो बहस कर रहे थे कि नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो मैंने कहा है कि ऐसा है सर कि अगर आप जो है ये फॉर्म सबमिट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लेकर के चला जाऊँगा, और उसके बाद में जब मैं कंप्लेन करूंगा तो आप मुझे कॉल करके बुलाइएगा मत। जैसे ही मैंने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाइए, अब जो मर्जी वो कर लीजिएगा। तो मैं अपना पूरा फॉर्म वगैरह ले करके अब निकलने वाला था, तो वो उन्होंने कहा कि रुको यहाँ दिखाओ। तो उन्होंने जो है देखा, फॉर्म भी सबमिट कर लिया, और मैंने एक ATM कार्ड का भी फॉर्म फिलअप कर रखा था जो कि ज्वाइंट अकाउंट का था मेरे। तो वो फॉर्म भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, वो भी सबमिट नहीं कर रहे थे, लेकिन वो भी सबमिट कर लिया। आप देखते हैं कि ATM आता है या नहीं आता, या फिर कब आता है, क्योंकि उस बंदे का जो रवैया था, जो बिहेवियर था, वो अच्छा नहीं था। कह रहा था कि हाँ मैं जमा कर लेता हूँ, लेकिन देखते हैं कि अपडेट होता है कि नहीं अपडेट होता है। मतलब वो जो स्टाफ थे वो ऐसे बात कर रहे थे कि ठीक है, मूड रहा तो कर देंगे, नहीं मूड रहा तो फिर जो है ये फॉर्म जो आपने दिया, अगर ये गुम हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो मतलब ऐसे टोन में उन्होंने मुझसे बात किया। और मैंने ये 3री बार ब्रांच विजिट किया था। आप खुद सोचिए कि मैं कितनी बार ब्रांच विजिट करता, और हर अलग अलग काम के लिए अलग अलग बार ब्रांच विजिट करना क्यों? क्या सारे काम एक बार एक ही साथ में नहीं हो सकते हैं? पहले KYC कराओ, फिर 2 दिन के बाद जाओ, और पहले KYC हुआ नहीं था, पहले पैसे जमा कराओ, फिर 2 दिन के बाद जाओ, फिर KYC कराओ, फिर 2 दिन के बाद जाओ, फिर एड्रेस अपडेट कराओ, तो फिर कहेंगे कि नहीं आज नहीं होगा,
आज हम फॉर्म नहीं लेंगे, आप 2 दिन के बाद आइएगा जब सारे स्टाफ मौजूद होंगे। फिर वो जो है जमा होगा। फिर जब 2 दिन के बाद जाएं तब हमारा एप्लीकेशन लिया जाएगा एड्रेस अपडेट करने के लिए। और फिर उसके बाद 2 दिनों के बाद जाएं या 3 दिन के बाद जाएं पासबुक के लिए। तो मतलब एक एक काम के लिए अलग अलग दिन विजिट करें। फिर उसके बाद जाएं एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए। तो सोचिए कि रोज ब्रांच ही विजिट करते रहें, हर 2 दिन 3 दिन 4 दिन पर ब्रांच ही विजिट करते रहें, पूरे महीने ब्रांच विजिट करते रहें और ये अपनी मनमानी चलाएंगे कि कब हमें काम करना है, कब नहीं काम करना है, कब स्टाफ मौजूद रहेंगे और कब नहीं रहेंगे। ये अपनी मर्जी से काम करेंगे, अपनी मर्जी से जो है चलेंगे। तो मैंने उनको बताया कि मैं कई बार ब्रांच विजिट कर चुका हूं, जिसमें से एक बार तो आपका ब्रांच ही बंद था। लगभग मैं 4 बार जा चुका था, मतलब ब्रांच विजिट के लिए, और एक बार मैं ब्रांच में विजिट नहीं कर पाया क्योंकि ब्रांच बंद था उस दिन। तो आप खुद सोचिए कि एक आदमी को कितनी फुर्सत होती है, वो अपने सारे काम धंधे छोड़ करके ब्रांच पे ब्रांच विजिट करे और एक एक अलग अलग काम के लिए अलग अलग दिन ब्रांच विजिट करे। तो कितना अपना जो है टाइम निकाले, कितना अपना काम छोड़े। तो ये ब्रांच वालों को खुद सोचना चाहिए है कि क्या ग्राहक जो होते हैं, जो पब्लिक होती है, वो क्या बिल्कुल फ्री रहती है? जैसे वो काम करते हैं ब्रांच में बैठ करके, क्या पब्लिक वैसे अपना काम नहीं करती है? पब्लिक को कोई काम नहीं होता है क्या? आम जनता को, आम ग्राहकों को वैसे काम नहीं होता है क्या? ग्राहक जो है एकदम खाली रहते हैं, एकदम फ्री रहते हैं कि बस उनको ब्रांच ही विजिट करने का काम है और कोई उनको दुनिया में काम नहीं है। जैसे वो अपना काम कर रहे हैं ब्रांच में बैठ करके, क्या वैसे जो है ग्राहक अपना काम नहीं कर रहे होंगे? उनको ये समझ नहीं आता है। तो उस टाइम पे तो मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था, जिस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कितनी बार ब्रांच विजिट किए। तो मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि हाँ तो क्या हुआ, कोई बहुत दूर से थोड़ी आ रहे हैं। मैंने बताया कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि कोई बहुत दूर से थोड़ी आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि क्या किराया नहीं लगता है इसके लिए? क्या जो है हमें पैसे अपने नहीं खर्च करने पड़ते हैं कि हम कहीं से भी आए? पैसे तो खर्च होते हैं ना पब्लिक के, टाइम भी पब्लिक का खर्च होता है। तो क्या ग्राहक का पैसा नहीं है, ग्राहक का टाइम नहीं है? तो एकदम ग्राहक को फ्री समझा जाए। और मुझे गुस्सा इस बात पे आया कि मैंने देखा कि कितने सारे कस्टमर्स हैं जिनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, जिनको वापस कर दिया जाता है, जिनका काम एक बार में नहीं होता है, एक ही काम एक बार में नहीं होता है, उनको बार बार दौड़ाया जाता है, खूब दौड़ाया जाता है। मैंने उस दिन देखा कि एक बहुत ही बुजुर्ग महिला आई हुई थी ब्रांच में किसी काम के लिए, लेकिन उनको वापस कर दिया गया, उनको भेज दिया गया कि आप बाद में आइएगा, आज जो स्टाफ नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। ये कौन सा कानून चल रहा है बैंक ब्रांच के अंदर? समझ नहीं आ रहा है कि आरबीआई की किस तरह की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। कभी को ये लंच पे रहते हैं, लंच पे रहने की वजह से हमें 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ता है। कभी को जो है ये आते नहीं है और उसका पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कस्टमर के ऊपर कि आज तो हम आए नहीं हैं, आज हमारे जो है फलाने स्टाफ नहीं आए हैं, फलाने जो है एम्प्लॉय नहीं आए हैं, काम नहीं हो पाएगा। वो नहीं आए हैं तो बैंक ही बंद कर दो, ब्रांच बंद कर दो, खत्म। जब ब्रांच में काम नहीं हो रहा तो काहे के लिए जो है कस्टमर्स को फालतू में परेशान करना। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मैंने ये अनुभव किया है कि कितने बेचारे जो बुजुर्ग होते हैं, कितने बेचारे जो गरीब तबके के होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कहाँ कहाँ से पैदल चल चल करके आते हैं, कितनी दूर से पैदल चल चल करके आते हैं। उनका काम नहीं होता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। और क्योंकि वो जानते नहीं है ज़्यादा इन सब के बारे में, तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते, अपनी आवाज़ भी नहीं निकाल पाते हैं। तो उनके साथ तो बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेवियर होता है। जो बेचारे गरीब होते हैं, जो नादान होते हैं, नहीं जानते हैं इन सब के बारे में, कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं, उनको तो बिल्कुल ये लोग कुछ समझते ही नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, या फिर कितनी दूर से वो आ रहे हैं, अपना किराया लगा करके, खर्चा करके आ रहे हैं, उनको वापस कर देते हैं कि जाइए दोबारा आइएगा, आज सर्वर डाउन है, आज ये काम नहीं हो रहा है, आज वो काम नहीं हो रहा है, हम आज ये फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, आज बहुत ज़्यादा काम है। तो मतलब एक से कुछ भी बहाने करके जो है लोगों को वापस कर देते हैं। जो आम ग्राहक होते हैं, बेचारे कस्टमर्स होते हैं, उनको वापस कर देते हैं। और मैंने ये देखा है कि ये लोग ज़्यादातर ऐसे लोगों को वापस करते हैं, या फिर उनका काम पूरा नहीं करते हैं, या फिर उनका काम अटकाए रखते हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर बेचारे गरीब होते हैं, या फिर जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। उन लोगों को ये लोग खूब दौड़ाते हैं, खूब चक्कर लगवाते हैं, एक काम के लिए इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि कितने लोग तो थक हार करके बैंक ब्रांच जाना ही बंद कर देते हैं, और कितने लोग तो अपने अकाउंट को वैसे ही छोड़ देते हैं कि हटाओ, हमें अपना अकाउंट इस्तेमाल ही नहीं करना है। मैंने कितने सारे लोगों से पूछा तो कितने सारे लोगों का तो यही जवाब है कि हम अपना बैंक अकाउंट कभी देखते ही नहीं है मुड़ करके कि उसमें क्या चल रहा है, बैलेंस है या नहीं है, हमने छोड़ दिया है, उससे बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लिया है।
तो ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? लोग हार मान जाते हैं, अपने जो है घुटने टेक देते हैं बैंक के आगे। और उस दिन जो बुजुर्ग महिला आई हुई थी, उनको जब वापस किया गया कि उनका काम नहीं हो सकता है उस दिन, तो उनके चेहरे पे जो मायूसी और जो उदासी आई, वो देख करके मेरा दिल पसीज गया। मतलब वहाँ पे मुझे बहुत बेकार लगा, बहुत जो है बुरा लगा उनके लिए कि बताओ कहाँ से वो पैदल चल करके ब्रांच आई होंगी, कहाँ से आई होंगी क्या पता, और कितनी बार आई होंगी क्या पता, और उनको इस तरह से वापस किया जा रहा है। लेकिन इनका क्या है, मतलब जो ब्रांच में स्टाफ होते हैं इनका क्या है, मतलब इनको कोई मतलब नहीं होता है। जो कस्टमर्स होते हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, कहाँ से आ रहे हैं, कितनी परेशानी झेल करके आ रहे हैं, कितना अपना कैसे टाइम निकाल करके आ रहे हैं, कुछ भी मतलब नहीं होता है। तो जिस टाइम पे मैं अपना एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था, तो मुझसे भी जो स्टाफ थे उन्होंने कहा कि हम आपका एप्लीकेशन तो सबमिट कर ले रहे हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये जो है आपका एड्रेस जो है आपके अकाउंट में वो अपडेट होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है काम अभी नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा, हो सकता है कि कल हो परसों हो। तो ऐसे में ये आपका एप्लीकेशन यहाँ पड़ा रहेगा या फिर गुम हो जाएगा, इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि मैं आपको कॉल करके आपको याद दिला सकूं, आपको एक तरह से रिमाइंड करा सकूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम नंबर नहीं देते हैं। तो इतने ज़्यादा जो है घमंडी होते हैं, इतना इनके अंदर जो है घमंड होता है कि नंबर नहीं देंगे हम किसी कस्टमर को, ऐसे कस्टमर को, आम कस्टमर को, क्योंकि मैं ऐसे ही आम कस्टमर बन के जाता हूं ताकि मैं जो है देख सकूं बैंकों की हालत को। अब देखिए कुछ लोगों की ये सलाह होगी ना कि सारे जो सरकारी बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, उनको प्राइवेट कर देना चाहिए। तो ये सलाह जो उनकी बहुत ही बेकार है, जो लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जिनके पास पैसे होते हैं उनको अलग ट्रीट करते हैं, अलग तरह से उनके साथ उनका बिहेवियर अलग होता है, और जिनके पास पैसे नहीं होते या फिर कम होते हैं उनके साथ में उनका ट्रीटमेंट अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो वो लोग भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और जब सारे जो है बैंक्स प्राइवेट हो जाएंगे तो फिर जो है जो गरीब लोग होंगे बेचारे, वो अपना अकाउंट नहीं ओपन करा पाएंगे बैंकों में, क्योंकि नॉर्मली तो जो बैंक्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, वो 10,000 से अकाउंट ओपन करते हैं। हो सकता है कि कुछ बैंक्स ऐसे हों प्राइवेट सेक्टर के जो 5,000 से अकाउंट ओपन करते हों, लेकिन 10,000 5,000 कहाँ से आ पाएगा? ये सबके पास तो होते नहीं है इतने पैसे कि 10,000 या जो है 5,000 बैंक अकाउंट में जमा करके रखें। तो ये वाली सलाह भी बहुत बेकार होगी, क्योंकि देखिए अगर हम अपने लोगों को उनका कर्तव्य नहीं बताएंगे, उनकी ड्यूटी नहीं बताएंगे, उनको मेहनत से और लगन से उनका काम करना नहीं सिखाएंगे कि आपको अपनी पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत के साथ में अपना काम करना है, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। चाहे प्राइवेट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। वहाँ पे जो है फिर बेचारे जो गरीब होंगे वो धक्के खाएंगे। प्राइवेट बैंक्स में जाएंगे जो गरीब होंगे उनको जलील किया जाएगा, ये याद रखिएगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो थोड़ा सा आप गरीब बन करके जाइए, अपना हुलिया ख़राब करके जाइए किसी प्राइवेट बैंक में, और बताइए मुझे कि कैसा आपके साथ में बिहेवियर रहा बैंक का, कैसा उन्होंने ट्रीट किया। तो बहरहाल अब मुझे क्या करना चाहिए ये आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मेरा काम अगर नहीं हुआ तो जो मुझे एक्शन लेना है वो तो मैं एक्शन लूँगा ही, लेकिन आप भी कुछ सजेस्ट करिए, बताइए कि ऐसे में क्या करना चाहिए और आप क्या करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी जो ऑडियंस है वो कम से कम जागरूक बने, वो अपने अधिकारों को जाने। तो आप बताइएगा, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितने जागरूक हैं और कितना जानते हैं अपने अधिकारों के बारे में। मैं आपको कभी भी ये सलाह नहीं दूंगा कि आप बैंक ब्रांच में विजिट करके किसी भी जो है स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करें या फिर जो है चीखम चिल्ला करें किसी एम्प्लॉय के साथ में। ये बहुत बेकार होता है, अनुचित होता है। ये काम आपको कभी भी नहीं करना है। झगड़ा, मारपीट, लड़ाई या फिर जो है चीखम चिल्ला या धमकी देना, ये सब जो है बहुत बेकार काम होते हैं। जो भी आपको करना है बिल्कुल शांति के साथ करिए, और जब करिए तो ऐसा हो कि आपको चीखने चिल्लाने की ज़रूरत ना पड़े, बैंक पे असर पड़ जाए, या फिर जिसको आप सबक सिखाना चाहते हैं वो सबक सीख जाए और आपको गुस्सा करने की भी ज़रूरत ना पड़े, आपको चिल्लाने की भी ज़रूरत ना पड़े, मारपीट की कभी भी नौबत ना आए। तो ये सब जो है समझ लीजिए कि मोरली भी गलत होता है कि आप कहीं पे ब्रांच में विजिट करके किसी से बहस करें या फिर जो है आप जो चीखम चिल्ला करें। ये सब नहीं करना है आपको। और बाकी कितना आप जानते हैं वो आप बताइएगा कि यहाँ पे क्या क्या किया जा सकता है और बैंक के खिलाफ क्या क्या एक्शन हो सकता है यहाँ पे। तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपने यहाँ तक पूरा वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।